हेलो साथियों, मैं बीएल लोना मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का रिवीजन कर रहे हैं और ये रिवीजन की हमारी 15 नंबर की क्लास है। हमने हिंदी साहित्य का जो संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स था उसको अच्छे से हमने कर लिया, प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से हमने कवर कर लिया है और वो जो सारी क्लासें है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से। वहां पर वो सारी वीडियो अभी तक आपने वो क्लासें नहीं देखी है, उसमें कोई टॉपिक आपका अधूरा रह गया है तो आप अच्छे से जाकर उसको समझ सकते हो। जो सारा जो सिलेबस है हमारा फर्स्ट ईयर का उसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दी है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से उसको डाउनलोड करके अच्छे से उसका रिवीजन करिए। बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं क्लास की। उससे पहले अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। शुरुआत करते हैं हम क्लास की। तो देखिए, जो 15 नंबर की हमारी क्लास है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल की समय सीमा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने जो हमारा हिंदी साहित्य है उसकी जो समय सीमा है वो विक्रमी सन में बताई है, और जो रीतिकाल है हमारा उस रीतिकाल की समय सीमा 1700 से लेकर 1900 विक्रमी तक बताई है, और 1050 विक्रमी से इन्होंने शुरुआत की है। जो आदिकाल है उसकी उन्होंने आदिकाल का नाम है वो वीरगाथा काल नाम रखा है, वीरगाथा काल। हम व्याख्या देखते हैं। तो रीतिकाल के कवियों को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र उन्होंने 3 भागों में बांटा है। ये याद रखना है कि उसको 3 भागों में बांटने वाले कौन है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इन्होंने 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग किए, रीतिबद्ध कवि है, रीति सिद्ध कवि है और रीति मुक्त कवि है। ये 3 प्रकार के कवि है। तो अब देखते हैं हम कि रीति सिद्ध कौन से है, रीतिबद्ध कौन से और रीति मुक्त कौन से। आगे देखो, तो पहले जैसे रीतिबद्ध नाम आता है, रीतिबद्ध, उसके बाद में है रीति हमारा सिद्ध और उसके बाद में है मुक्त। ठीक है, तो इसको क्रम से याद रखना है, पहले बद्ध आएगा फिर सिद्ध आएगा फिर मुक्त आएगा। तो रीतिबद्ध है उसका मैंने सूत्र यहाँ पर लिखा है, केशव पद्मा को भीख मणि दे मतीराम रस्तो भूमंडन। अब इस सूत्र का क्या मतलब होता है, इसके अंदर केशवदास, पद्माकर, भिकारीदास, चिंतामणि, देव, मतीराम, रसलीन, तोष, भूषण और मंडन, ये जो सारे कवि है वो रीतिबद्ध के अंदर आएंगे, इसमें आएंगे रीतिबद्ध में। ये सूत्र आपको क्यों काम में आएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से रीति सिद्ध कवि नहीं है या निम्न में से रीतिबद्ध कवि नहीं है, तो 3 है वो रीतिबद्ध देंगे, एक रीति सिद्ध या रीति मुक्त देंगे, तो वहां पर ये काम में आएगा। सारे कवियों को हम रट नहीं सकते। ठीक है, दूसरा सूत्र मैंने वो रीति सिद्ध के लिए लिखा है, नृप की बेबी को हट से रस पिलाया पजने से, यहाँ पर हप लिखा है, इसको हट ठैक कर लीजिए। ठीक है, तो इसके अंदर नृप शंभु हो जाएगा, बेनी माधव हो जाएगा, बी यानी बिहारी हो जाएगा, हट यानी हट्टी जी हो जाएगा, रस वहां पर देखो इधर रस नाम आया उसका रस लीन है और यहाँ पर रस निधि है, पिलाया को छोड़िए फिर पजनेस है, तो ये हमारे रीति सिद्ध में आ जाएंगे। फिर रीति मुक्त की बात आती है, तो इसके अंदर 2-3 ही कवि है, जैसे आलम हो गया, बोधा हो गया, घनानंद हो गया, तो ये 2-3 नाम है वो जो अलग ही है, तो वो इसके अंदर रीति मुक्त के अंदर आ जाएंगे। अब देखते 2 नंबर क्वेश्चन को। हमारा जो 2 नंबर का क्वेश्चन है वो है, कवि शिक्षक आचार्य कहलाते हैं, यानी कवि शिक्षक आचार्य कौन है, तो बिहारी है वो कवि शिक्षक आचार्य है, बिहारी को कवि शिक्षक आचार्य माना गया है। अब यहाँ पर व्याख्या में दे रखा है उद्भावक आचार्य, उद्भावक आचार्य वो देव है, व्याख्याता आचार्य वो केशवदास और चिंतामणि है। इसको अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। रीतिकाल के प्रवर्तक की बात करें तो वो चिंतामणि त्रिपाठी है, रीति ग्रंथों की परंपरा के प्रवर्तक है वो केशवदास है, यानी जो रीतिकाल है उस रीतिकाल के जो प्रवर्तक है वो चिंतामणि त्रिपाठी माने जाते हैं, और रीति ग्रंथों की परंपरा के प्रवर्तक है वो केशवदास माने जाते हैं, और रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि है वो बिहारी है। वो तीनों अलग अलग है, रीतिकाल के प्रवर्तक है वो चिंतामणि त्रिपाठी है, रीति ग्रंथों की परंपरा के प्रवर्तक वो केशवदास है, और रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि है वो बिहारी। अलग अलग याद रखना आपको इसको। आगे हमारा जो 3 नंबर का क्वेश्चन है वो कह रहा है, रसिक प्रिया का रचना काल है, जो रसिक प्रिया रचना है वो हमारी किसकी है, केशवदास की है। तो उस केशवदास की रचना का जो रसिक प्रिया उसका जो काल है वो 1591 ईस्वी। व्याख्या में देखते हैं हम,
व्याख्या में लिखा हुआ है रसिक प्रिया केशव की प्रथम रचना है। रसिक प्रिया वो केशव की प्रथम रचना है और इसके अंदर क्या है 16 प्रकाश है, यानी जो पाठ है उस पाठ का नाम प्रकाश दे रखा है। जिस प्रकार सरग होता है, समय होता है, कांड होता है, उसी प्रकार इसमें जो पाठों का नाम है 16 प्रकाश दे रखा है। तो रसिक प्रिया में प्रकाश है। अब देखिए कवि प्रिया, कवि प्रिया उसको 1601 ईस्वी में, वो क्या 1591 में थी, ये 1601 में है रचित। और इसके अंदर 16 प्रभाव है। अब 16 प्रभाव और 16 प्रकाश में आपको ध्यान में रखना है। देखो रसिक प्रिया है तो उसमें प्रकाश है, रसिक कवि प्रिया तो इसमें प्रभाव है। ये हिंदी की प्रथम काव्य शास्त्रीय रचना मानी जाती है। कौन सी? जो कवि प्रिया है वो केशव की है ये सारी रचनाएं। रामचंद्रिका है उसका रचना काल 1601 ईस्वी है। इसके अंदर है 39 प्रकाश है। तो अलग अलग याद रखना है। रसिक प्रिया में 16 प्रकाश है, कवि प्रिया में 16 प्रभाव है और रामचंद्रिका में 39 प्रकाश है। इसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है। रामचंद्रिका है उसके अंदर छंद है वो ज्यादा है, इसलिए इसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है। और छंदों का अजायब घर किसने कहा है? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा इसको छंदों का अजायब घर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। विज्ञान गीता के रचनाकार है, तो हमारी विज्ञान गीता वो भी किसकी है? केशवदास की रचना है विज्ञान गीता। आगे देखिए यहां पर मैंने व्याख्या के अंदर एक सूत्र लिखा है, रसिक कवि रामवीर रतन विज्ञान जहांगीर। रसिक कवि रामवीर रतन विज्ञान जहांगीर। तो देखो रसिक प्रिया हो गया, इस रसिक से मतलब हो जाएगा रसिक प्रिया, कवि से हो जाएगा कवि प्रिया, राम से हो जाएगा रामचंद्रिका, वीर से हो जाएगा वीर सिंह देवचरित्र, रतन से हो जाएगा रतन बावनी, विज्ञान से विज्ञान गीता और जहांगीर से जहांगीर जस चंद्रिका। और ये सारी ही जो रचनाएं हैं वो हमारी किसकी है? केशवदास की है। और दूसरी बात है इसको मैंने कर्म से सेट किया है। तो कर्म से सेट करने से क्या होगा कि आपको जो कर्म वाले जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात है इसका रचना काल वो भी मैंने यहाँ पर लिखा है, तो रचना काल भी आपको याद हो जाएगा। जो पहले है तो रसिक प्रिया है वो 1591 ईस्वी में, कवि प्रिया है वो 1601 ईस्वी में, रामचंद्रिका वो भी 1601 ईस्वी में, फिर वीर सिंह देवचरित्र है वो 1607 ईस्वी में, रतन बावनी है वो 1607 ईस्वी में, विज्ञान गीता है वो 1610 ईस्वी में और जहांगीर जस चंद्रिका है वो 1612 ईस्वी में। तो देखो एक तो 1591 में, फिर 1591 के बाद में 1601 डबल करना है, 1607 है उसको भी डबल करना है, फिर 1610 और 1612 इस प्रकार आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आगे हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 5 नंबर वो है किस कवि का उपनाम घनश्याम था? तो जो भूषण है उस भूषण का नाम है वो घनश्याम दे रखा है। व्याख्या देखते हैं हम। भूषण को रीतिकाल का राष्ट्र कवि कहा जाता है, यानी रीतिकाल है उस रीतिकाल में जो ज्यादातर कवि है वो क्या है? जो आश्रयदाताओं की रहते थे, यानी राजा महाराजाओं के वहां पर दरबार में रहते थे, तो राजा महाराजाओं संबंधित ही रचनाएं करते थे। परंतु इन्होंने राष्ट्र से संबंधित रचनाएं की किसने? भूषण ने, इसलिए इसको रीतिकाल का राष्ट्र कवि कहा जाता है। इसकी रचना शिवराज भूषण, शिवराज भूषण उसका रचना काल है वो 1633 ईस्वी है, 1633 ईस्वी। अब जो शिवराज भूषण है उसके अंदर 105 अलंकार है, 105 अलंकारों का प्रयोग किया गया है और उन 105 अलंकारों को अलग अलग विभाजित किया है। जो 99 अलंकार है वो तो क्या है उसके अंदर अर्थालंकार है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, और 4 है वो शब्द अलंकार है। तो 99 अर्थालंकार हो गए, 4 शब्द अलंकार हो गए, तो ये हमारे 103 हो गए, 103। अब एक है वो चित्रालंकार है और एक है वो शंकर अलंकार है, तो ये पूरे हमारे कितने 105 अलंकार हो गए। इनकी रचना शिवाबावनी, जो शिवराज तो शिव जो भूषण है ना उस भूषण की जो रचना है एक शिवाबावनी, उसके अंदर 52 कवित है, 52 कवित है। तो ये हमने 5 क्वेश्चन देखे हिंदी साहित्य के इतिहास के, और अच्छे से इसको व्याख्या करते हुए देखिए। प्रत्येक क्वेश्चन है उसके अंदर 5 क्वेश्चन नहीं है, ये जो प्रत्येक क्वेश्चन है उसके अंदर 15-20 क्वेश्चन बनते हैं, तो अच्छे से यानी 50-60 क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे ये 5-10 मिनट की क्लास के अंदर। और सारे ही क्वेश्चन है वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, फालतू का कचरा इसके अंदर नहीं है, एग्जाम की दृष्टि पॉइंट टू पॉइंट बात की गई है। तो एग्जाम की दृष्टि से एक एक क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण है, अच्छे से आप इसको ध्यान में रखते हुए अध्ययन कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।